पॉइजन्स अराइवल और पॉइजन्स डिपार्चर में केसेस किया था। ये अगर हम एक ऐसा टाइम इंटरवल ढूंढ पाए कि जिसमें नंबर ऑफ अराइवल्स, कोई नंबर ऑफ अराइवल्स, कोई कस्टमर सिस्टम में नहीं आता, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी है, और एक आए इस बात की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा टी है। दो या दो से ज्यादा अराइवल उस समय अंतराल में नहीं आ सकते। जब कभी भी अराइवल या डिपार्चर तीन नियमों का पालन करता है, दैट इज कॉल्ड पॉइजन अराइवल एंड पॉइजन डिपार्चर। ये लास्ट टाइम पर। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ अराइवल की बात की, डिपार्चर की बात नहीं की। अब अगर अराइवल के साथ साथ डिपार्चर भी इसमें शामिल किए जाए तब वो प्रॉब्लम मैथमेटिकल मॉडल्स, दैट इज वेटिंग लाइन मॉडल्स कहलाती है। वेटिंग लाइन मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा मॉडल है, कैंडल्स नोटेशन यूज करते हैं। कैंडल्स नोटेशन में कुल मिलाकर 5 सिंबल होते हैं, ए बी सी डी एंड टी। हर सिंबल का स्पेसिफिक मीनिंग है। इसी क्रम में इनको लिखा जाता है। पहला ग्रुप 3 का, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद 2 का ग्रुप, बीच में स्लैश, ए स्लैश बी स्लैश सी, सेमीकोलन, डी और ई। यह ये पहला ये कहलाता है, पहला ये रिप्रेजेंट करता है अराइवल पैटर्न को। अराइवल पैटर्न मींस जो कस्टमर सिस्टम में आते हैं, जो कस्टमर आकर क्यू में जुड़ते हैं, उनके आने का क्रम क्या है। क्या वो बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं या रेगुलर अंतराल में सिस्टम में आकर ऐड हो रहे हैं। दूसरा भी रिप्रेजेंट करता है किस क्रम में वो जा रहे हैं, दैट इज डिपार्चर पैटर्न। तीसरा सी रिप्रेजेंट करता है कितने सर्विस चैनल्स एक साथ ओपन है, मींस कितने व्यक्तियों को एक साथ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स। डी रिप्रेजेंट करता है क्यू कैपेसिटी को, कितनी बड़ी क्यू लग सकती है। और ई रिप्रेजेंट करता है सर्विस पैटर्न को। सर्विस पैटर्न मींस किस क्रम में सर्विस दी जाएगी। सर्विस के 3 पैटर्न थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम लास्ट सर्व और रैंडम। और यहाँ एम रिप्रेजेंट करता है पॉइजन्स प्रोसेस। अगर तुम एम लिखा देखेंगे आप वेटिंग लाइन मॉडल में, तो एम स्टैंड्स फॉर पॉइजन्स प्रोसेस। तो कुल मिलाकर किसी भी मॉडल को स्पेसिफाई करने के लिए हम 5 सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन लेंगे। उन 5 सिंबल्स में पहला सिंबल होगा अराइवल पैटर्न, दूसरा डिपार्चर पैटर्न, तीसरा कितने सर्विस चैनल हैं, क्यू कैपेसिटी क्या है और सर्विस पैटर्न क्या है। कहीं भी अगर एम नोटेशन यूज किया जा रहा है तो एम मींस पॉइजन्स प्रोसेस। हाँ, अगर वो अराइवल है तो पॉइजन्स अराइवल कहलाएगा और डिपार्चर है तो पॉइजन्स डिपार्चर। इनमें पहला मॉडल आता है जो हमारे अपने सिलेबस में है, बर्थ एंड डेथ मॉडल। बर्थ और डेथ मॉडल का मतलब M1 इंफिनिटी FCFS। पहला M रिप्रेजेंट कर रहा है अराइवल पैटर्न, दैट इज जो कस्टमर आकर सिस्टम में जुड़ रहे हैं उनके आने का क्रम पॉइजन्स अराइवल है। आगे वो पॉइजन्स नियमों का पालन करते हुए रहे हैं और जाति वो पॉइजन्स नियमों का ही पालन करते हुए रहे हैं। 1 मींस नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, इनफाइनाइट क्यू कैपेसिटी है और सर्विस बेसिकली है फर्स्ट। इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल विद पॉइजन्स अराइवल, पॉइजन्स डिपार्चर, one service channel, infinite queue capacity, and first come first serve service discipline. First come first serve service discipline, like lambda and mu
लैम्डा क्या था? मीन अराइवल रेट, म्यू है मीन सर्विसिंग रेट। मीन अराइवल रेट मीन सारे दिन में कितने आए है ना, और कितने समय में आए, उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन अराइवल रेट आ गया। सारे दिन में कितने लोगों को सर्विस दी गई और कितने समय में दी गई, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो मीन सर्विसिंग रेट हो जाएगा। लेट लैम्डा एंड मीन आर मीन अराइवल रेट and mean servicing rate for the Poisson's process. हम एक डिफाइन कर रहे हैं रो। रो इज द लैम्डा अपॉन मीन। दैट इज मीन अराइवल रेट अपॉन मीन डिपार्चर रेट। डेफिनेटली ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अब सोचिए जरा, रो का मान 1 से छोटा कब होगा? जब लैम्डा म्यू से कम होगा। लैम्डा म्यू से कम होने का मतलब जो अराइवल रेट है वो सर्विसिंग रेट से कम हो। अब आप इस बात का मतलब समझिए, अराइवल रेट सर्विसिंग रेट से कम हो, तभी तो क्यू खत्म होगी। अगर रो का मान 1 से बड़ा हो गया, दैट इज लैम्डा ग्रेटर देन म्यू हो गया, तो आने वाले ज्यादा है और सर्विस कम लोगों को मिल रही है, क्यू कभी खत्म ही नहीं होगी। इसी स्थिति में हम क्यू को खत्म कर पाएंगे व्हेन हमारी रो इज लेस देन 1। देन दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है कि इस स्थिति में हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की स्टेबल कंडीशन फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर यही रो 1 से बड़ा हो तब तो कभी भी स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। आने वाले 10 होंगे और सर्विस मिलेगी 8 को, तो 2 बेचारे खड़े रहेंगे सारे दिन। तो इस स्थिति में क्यू को तो आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की इवेंट है। यहां पर रो कहलाता है, जो रो लैम्डा और म्यू का रेशियो है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन और ट्रैफिक इंटेंसिटी, दोनों ही नाम हैं। रो को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन और ट्रैफिक इंटेंसिटी। देयर आर n customers, बिल्कुल कल वाली थी एट टाइम t plus delta t। t plus delta t means delta t बहुत छोटा सा अंतराल लिया है हमने। सपोज कीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 10:05 पर, ये 5 मिनट डेल्टा t है और t जो है वो 10 है ना। हम ये देखना चाह रहे हैं कि 10:05 पर अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स 100 हो तो ये कितने प्रकार से पॉसिबल है। अब आना और जाना दोनों की बात करनी है, क्योंकि मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। देखिए, पहला 10 बजे 99 व्यक्ति रहे हो और 1 आ गया हो, मगर गया कोई ना हो, 0 दिखा दिया, हो गया सब। 10 बजे 99 व्यक्ति मौजूद थे, 5 मिनट के अंतराल में 1 आ गया मगर गया कोई नहीं। या 10 बजे 101 व्यक्ति मौजूद थे, आया कोई नहीं मगर चला गया कोई। या 10 बजे 100 व्यक्ति मौजूद हैं, ना तो कोई आया हो ना कोई गया हो। 10 बजे 100 व्यक्ति मौजूद हो, 1 आया हो, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। डेल्टा की अंतराल इतना छोटा है कि अगर कोई आएगा जाएगा नहीं और जाएगा तो आएगा नहीं। डेल्टा की अंतराल में आना और जाना दोनों एक साथ ना हो, ताकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल 3 पॉसिबिलिटी हैं। 99 व्यक्ति रहे हो, 1 आ गया हो, गया कोई ना हो। 101 व्यक्ति रहे हो, आया कोई नहीं मगर गया 1। 100 व्यक्ति रहे हो, ना तो कोई आया ना ही कोई गया। इससे आगे और पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 1 से ज्यादा आना और जाना तो पॉसिबल ही नहीं बनता। दैट इज, अगर मैं ये कहता हूं कि
t प्लस डेल्टा t टाइम पर n कस्टमर्स मौजूद हैं, तो तीन पॉसिबिलिटी है। नंबर एक, t टाइम पर n व्यक्ति रहे हो, ना कोई आया ना कोई गया। नंबर दो, 101 व्यक्ति रहे हो t टाइम पर, n प्लस 1, 101 भी मत कहो, हम तो n की बात कर रहे हैं, n प्लस 1 व्यक्ति रहे हो, आया तो कोई नहीं मगर चला गया हो एक, या n माइनस 1 रहे हो, आया हो एक, गया। There are n plus 1 person. There are n customers at time t plus delta t in following 3 ways. नंबर एक, करेंगे वही तीनों घटनाओं की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालकर उन्हें ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी t plus delta t टाइम पर n पर्सन होंगे। There are n customers at time t टाइम पर n पर्सन्स मौजूद हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? विद प्रोबेबिलिटी, रिकॉल करिए कल क्या कहा था, सफिक्स लगाओगे कितने कस्टमर और ब्रैकेट में लिखोगे किस टाइम, pn। pn की का मतलब होगा कि t टाइम पर n पर्सन्स होने की प्रोबेबिलिटी। There are n customers at time t with probability and no arrival with probability। अगर कोई अराइवल नहीं है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t एंड नो डिपार्चर। डिपार्चर की 1 माइनस म्यू डेल्टा t। डिपार्चर के लिए तो आपने मीन जो है वो म्यू लिया है, अराइवल का मीन जो लिया है वो लैम्डा लिया है, और डिपार्चर का जो मीन लिया है वो म्यू लिया है। द टाइम इंटरवल एनर्जी, पूरी घटना को जोड़ो, क्योंकि हुए तो सारे काम एक साथ ही हैं। n पर्सन्स मौजूद थे t टाइम पर, ना तो कोई आया, दैट इज 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t, न ही कोई गया, that is 1 minus mu delta t. There is no fussy. Agree इस बात से? दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है? There are n plus 1 customers at time t with probability t टाइम पर n plus 1 कस्टमर्स हैं, n plus 1, जो सफिक्स लगाएंगे वो नंबर ऑफ कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैकेट में जो लिखेंगे वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। एंड आया तो कोई ना, नो अराइवल विद प्रोबेबिलिटी 1 minus lambda delta t and 1 departure with probability mu delta t in time interval delta t। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? pn plus 1 व्यक्ति मौजूद हैं, n plus 1 पर्सन्स मौजूद हैं t टाइम पर, ना तो कोई आया 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t, मगर चला गया एक, दैट इज म्यू डेल्टा t। दिस इज द सेकंड। तीनों नहीं हुई होंगी, तीनों घटनाएं हुई होंगी क्या? ना, तीनों में से कोई एक हुई होगी, तो फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मल्टीप्लाई करेंगे, सारी इंडिपेंडेंट है। नंबर 3, there are n minus 1 customers at time t with probability t n minus 1 t, है ना, and 1 arrival with probability lambda delta t but no departure with probability
1 माइनस म्यू डेल्टा टी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, टी टाइम पर तो है n-1 पर्सन, आ गया एक लैम्डा डेल्टा टी, मगर गया ना कोई भी, 1 माइनस म्यू डेल्टा, ऐसे था ना। होगी तो तीनों में से कोई एक ही ना, PnP प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू या तो P1 वाली इवेंट होगी या P2 वाली या P3 वाली। PnP मल्टीप्लाई ना कर लेंगे 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी माइनस म्यू डेल्टा टी प्लस लैम्डा म्यू डेल्टा टी का स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो ब्रैकेट में, प्लस Pn प्लस 1p, इसे भी उठा के अंदर गुणा कर दो, म्यू डेल्टा टी माइनस लैम्डा म्यू डेल्टा टी का स्क्वायर, म्यू डेल्टा टी के अंदर गुणा हो जाएगी, प्लस Pn माइनस 1p, इसे भी उठाकर अंदर गुणा कर दो, लैम्डा डेल्टा टी माइनस लैम्डा म्यू डेल्टा टी का स्क्वायर। लेकिन डेल्टा टी तो इतना छोटा है कि अगर इसका स्क्वायर कर दें तो नेगलेक्ट होगा, तो सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्टिंग सेकेंड ऑर्डर टर्म, हायर तो है ही नहीं यहाँ पर, सेकेंड ऑर्डर से बड़ा टर्म ही नहीं दिख रहा, वो तो पहले ही छोड़ दिया आपने जिस समय आप पॉइजनस प्रोसेस बना रहे थे, केवल फर्स्ट ऑर्डर की टर्म लो, Pn T प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू केवल फर्स्ट ऑर्डर की, तो ना तो ये रहा ना ये रहा ना ये रहा, ये तीन नहीं रहे ना, देखो इस PnP को 1 के साथ गुणा करेंगे तो PnP मिलेगा माइनस PnP इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस म्यू PnP, एक टर्म तो ये आया, डेल्टा टी तो आएगा, एक ये आया प्लस म्यू Pn प्लस 1p प्लस लैम्डा Pn माइनस 1p, और सारे टर्म्स में डेल्टा टी भी आएगा, उस डेल्टा टी को आप पढ़ेंगे एज डेल्टा टी गोज टू 0, क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड dPn by dt is equal to minus lambda plus mu PnP plus mu Pn plus 1p plus lambda Pn minus 1p। क्या कहीं आपने देखा है कि प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन है? प्रोबेबिलिटी तो एक रेशियो होता है, मैथमेटिकल रेशियो, केवल पॉसिबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन तो नहीं होती। यही काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि मान लिया हम स्केलिंग स्केल कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, स्केलिंग मींस डजंट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। अंडर स्केलिंग स्केल कंडीशंस probability is not the function of time. जब प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस की लैम्डा प्लस म्यू। जब प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन ही ना है तो इसके साथ p चिपकाएंगे क्योंकि अब तक तो हम जनरल स्केल में कह रहे थे, इसलिए Pn को t का फंक्शन बोल रहे थे। जब आपने मना कर दिया कि ना प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन नहीं है तो ब्रैकेट में t लिखने का मतलब ही क्या रह जाता है, प्लस म्यू Pn प्लस 1
प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन, किधर ले गए, लैम्डा प्लस म्यू पी एन माइनस लैम्डा पी एन माइनस वन इज इक्वल टू म्यू पी एन प्लस वन। म्यू पी एन प्लस वाला टर्म राइट में छोड़ा है, बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले गए, म्यू से डिवाइड कर दो, that is Pn plus 1 is equal to 1 plus lambda upon mu Pn minus lambda upon mu Pn minus 1. That is Pn plus 1 is equal to 1 plus rho Pn minus rho Pn minus 1. इस रेफरेंस फार्मूला में हम n का मान क्या 0 रख सकते हैं दोनों तरफ? नहीं रख सकते, उधर से नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव साइंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब n का मान 0 नहीं रख सकते, n का मान 1 रख सकते हैं लेकिन n का मान 1 रखेंगे तो एक दिक्कत आ जाएगी। n का मान 1 रखने पे p2 का मान p1 और p0 के टर्म में आएगा, वो हमें पता नहीं, उसको अलग से सर्च आउट कर लेंगे। फिलहाल ये तो पक्का है कि यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 रखते जा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अगेन there will be no customer at time 0 at time t plus delta t with probability कोई कस्टमर नहीं है टाइम p plus delta t पर, that is p0 p plus delta t। कैसे संभव है, कितने प्रकार से संभव है कि 10:05 पे कोई कस्टमर ना हो? 10 बजे भी कोई नहीं है और उस 5 मिनट के अंतराल में कोई आया नहीं। दिस इज द फर्स्ट इवेंट कि 10 बजे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और 5 मिनट के अंतराल में कोई आया नहीं, या 10 बजे एक व्यक्ति मौजूद था, आया कोई नहीं, चला गया। दैट इज दो इवेंट पॉसिबल हैं, या तो 10 बजे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और आया कोई नहीं, दैट इज लैम्डा डेल्टा 1 माइनस लैम्डा डेल्टा, या प्लस एक व्यक्ति था टी टाइम पर, आया तो कोई नहीं मगर जो था वो चला गया। P0 P 1 माइनस लैम्डा डेल्टा प्लस P1 P म्यू डेल्टा टी माइनस लैम्डा म्यू डेल्टा टी का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर का तो कम ही नहीं लेना। ये P0 P 1 के साथ गुणा हुआ ये लेफ्ट में चला गया, P0 P प्लस डेल्टा टी माइनस P0 P, P0 P 1 के साथ गुणा होकर लेफ्ट में चला गया ना, बाकी का बचे मेरे पास लैम्डा P0 P प्लस म्यू P1 P और अपॉन डेल्टा T ये लिखा, as डेल्टा T goes to 0 dP0 by dt left hand side is minus a lambda P0 T plus mu P1 P under steady state condition. P0 is not the function of time. अगर P0 टाइम का फंक्शन नहीं है तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, T0 माइनस लैम्डा P0 प्लस म्यू P1, यहाँ से P1 का मान निकल आया लैम्डा और म्यू P0, that is rho P0, that is P1 is equal to rho P0। अब रखना शुरू करिएगा। इक्वेशन नंबर 4 में n को 1, n को 2, n को 3, n को 4 सारी वैल्यू निकल के चली आएगी ना, तो n is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 4। तो P2 is equal to n को 1 रखना है 1 plus rho P1 minus rho P0 n को 1 रखना है ना इक्वेशन नंबर 4 में।
जिसकी वैल्यू आप जानते हो वैल्यू भी रख दो, P1 की तो पता है ना, P1 की वैल्यू रख दो, 1 प्लस रो P0 माइनस रो P0, रो P0 कट जाएगा, दैट इज रो स्क्वायर P0, दैट इज P2 का मान आया रो स्क्वायर P0, n को 2 रख दो। अगर इक्वेशन नंबर 4 में n को 2 रखेंगे तो P3 इज इक्वल टू 1 प्लस रो P2 माइनस रो P1, दैट इज 1 प्लस रो P2 means रो स्क्वायर P0 माइनस रो P1 means रो P0, इस बार रो स्क्वायर P0 कट जाएगा तो रो क्यूब P0 पैटर्न आ रहा है। अगर P3 आपने निकाला है तो रो क्यूब P0 आ रहा है। यूं ही अगर और निकालते चले गए तो Pn कितना होगा, रो की पावर है, ये क्या निकाला है आपने कि किसी भी इंस्टेंट अगर n पर्सन मौजूद है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी रो रीजन P0 के द्वारा दी जाएगी। यहाँ P0 अभी भी अननोन है, लेकिन केवल एक अननोन है P0 की, बाकी सबके मान तो P0 की टर्म में दिए जा रहे हैं। P0 की वैल्यू और निकालनी, आगे बढ़ो। क्यू कैपेसिटी कितनी है, क्यू कैपेसिटी क्या मतलब है इसका, क्यू कैपेसिटी इन्फिनिटी है, कितने भी आ सकते हैं अराइवल्स, दैट इज कितने भी आ सकते हैं किसी भी इंस्टेंट क्यू में। तो या तो क्यू में किसी भी इंस्टेंट कोई ना होगा, या 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे अप टू इन्फिनिटी। अगर इन सबको जोड़ दें तो should be equal to 1। जब सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हो तो 1 नहीं आता। यही बात यहाँ पर ये अंतर आता है। अगर फाइनाइट क्यू कैपेसिटी होती, मान लिया हम ये कहते हैं कि सिस्टम में 100 व्यक्ति से ज्यादा नहीं हो सकते, तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P100 तक जुड़कर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट क्यू कैपेसिटी है, दैट इज P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू 1। क्यू कैपेसिटी इज इंफिनिटी। Therefore, P0 plus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P100 infinity should be equal to 1। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही। P0 कितना है यहाँ से रखिए, P0 तो कुछ नहीं है, P0 तो P0 ही है। P1 है रो P0, P2 रो स्क्वायर P0 प्लस रो क्यूब P0 should be equal to 1। 1 plus रो square plus रो cube plus रो up to infinity will be equal to 1। ये GP बन रही है जिसका कॉमन रेशियो है रो, और रो का मान है अगर 1 से छोटा हुआ तभी इंफिनिटी टर्म्स का सम एग्जिस्ट करेगा। a upon 1 minus r कितना सम होगा इसका, 1 upon 1 minus रो P0 is equal to 1। कब, प्रोवाइडेड जो कॉमन रेशियो रो है वो 1 से छोटा हो। दैट इज यहां से P0 कितना आया, 1 माइनस, तो Pn क्या निकल कर आया, therefore Pn is equal to रो रीजन। मतलब कुल मिलाकर पूरे की पूरे मॉडल में करके रो हमें पता चल जाए, मीन सर्विसिंग रेट और मीन डिपार्चर रेट का रेशियो, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट कितने व्यक्ति क्यू में हैं और उनके क्यू में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पूरी थ्योरी प्रोबेबिलिटी में चल रही है। आप सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर सकते हो, आपको नहीं मालूम किसी भी इंस्टेंट अगर कस्टमर अचानक बहुत सारे एक साथ आ गए तो आप उसमें मैथमेटिकल मॉडल थोड़ी लगा दोगे। आप तो सिर्फ ये मानकर चल रहे हो कि अगर इनकमिंग एक रिदमिक हुई, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं अगर वो किसी रिदम में आ रहे हैं और उस रिदम को किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के द्वारा दिया जा रहा है, तब उस स्थिति में किसी भी इंस्टेंट n पर्सन्स होंगे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी Pn रो रेज है।
इनको 1 माइनस रो दी। हमने अभी अभी डिराइव किया, अभी अभी ये प्रूफ किया कि कितने कस्टमर हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स, और क्या उनकी प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई कस्टमर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी P0 अभी अभी निकाली आपने। एक कस्टमर है तो प्रोबेबिलिटी P1, 2 कस्टमर है तो प्रोबेबिलिटी P2, 3 कस्टमर है तो प्रोबेबिलिटी P3, इनफाइनाइट कस्टमर है। Therefore, expected length of the system ELS is equal to, क्या कर रहे हो आप, 0 को P0 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को P1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को P2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को P3 के साथ मल्टीप्लाई, उठा कर ऐड कर दिया, आ गया एक्सपेक्टेशंस। ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशंस। सिंपलीफाई करो जरा, विल बी इक्वल टू, ये तो कम 0, 1 P1 कितना था, रो P0, P1 रो P0 नहीं था, P2 रो स्क्वायर P0 प्लस 3 एंड सो। रो भी कॉमन और P0 भी कॉमन। यहां बचा 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो क्यूब एंड सो ऑन। 2 तरीके से इसको सम करते थे, या तो ऐसे ही कह दो डायरेक्टली 1 माइनस रो की पावर -2 का एक्सपेंशन है बाइनोमियल। आप चेक करके देखो, 1 प्लस 2 रो प्लस -2 इंटू -3, 6 बाई फैक्टोरियल टू 3। या ऐसे ही किया करते थे इंटरमीडिएट में, इस सम को ऐसे मान लो 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो क्यूब एंड सो ऑन, और रो से मल्टीप्लाई करो। अगर रो से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को मल्टीप्लाई किया रो, 2 रो को मल्टीप्लाई किया 2 रो स्क्वायर, 3 रो स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3 रो क्यूब एंड सो ऑन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस रो इंटू एस, 2 रो माइनस रो 3 रो स्क्वायर प्लस 2 रो माइनस 2 रो स्क्वायर रो स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जीपी बन गई 1/1 माइनस रो, दैट इज एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस रो का होल स्क्वायर। जैसे आप चाहो, दोनों स्थिति में आएगा तो सेम ही। कितना आया ये, रो अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर, और P0 भी निकाल चुके हैं। P0 था 1 माइनस रो, एक 1 माइनस रो कट जाता है, दैट इज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द सिस्टम विल बी रो अपॉन 1 माइनस रो। दिस विल बी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यूब। नोटेट करेंगे इसको एक्सपेक्टेड LQ से, जैसे LS कहा ऐसे LQ कह दीजिए। LSS means stands for system and Q stands for Q। अब सिस्टम और क्यू में क्या अंतर है? सिस्टम में तो सारे के सारे कस्टमर, सिस्टम में आप ऐसे समझिए कि आप ऑब्जर्व हो रहे हैं और बाहर से खड़े होकर देख रहे हो। आपने काउंटर पर देखा कि 10 व्यक्ति खड़े हैं, दैट इज आपको सिस्टम में कितने व्यक्ति नजर आए, 10। लेकिन एक्चुअली में वो कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं, क्यू में कितने, वो तो 9 ही है। अगले को तो सर्विस मिल रही है, सोचा आगे खड़ा है, उसे आप वेटिंग मेंबर कैसे कह सकते हो जब उसे सर्विस मिल रही है? ये डिफरेंस है सिस्टम में और क्यू में। सिस्टम में पूरा का पूरे कस्टमर जितने नजर आ रहे होते हैं वो हैं, और क्यू में कस्टमर केवल वो होंगे जो वेट कर रहे हैं। वेट तो 9 ही कर रहे हैं, अगले वाले को तो सर्विस मिल रही है। दैट इज, अगर सिस्टम में n पर्संस मौजूद हैं तो क्यू में n-1 होंगे, अगर सर्विस चैनल 2 होंगे तो वही n-2 होंगे। मींस अगर मैं एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू निकालना चाहता हूं तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम में कितने हैं इन सिस्टम,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और क्यू में कितने हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू। देखिए अगर सिस्टम में एक है तो प्रोबेबिलिटी हो गई P1, लेकिन क्यू में तो कोई भी नहीं है, उसको तो सर्विस मिल रही है वो क्यू में कहाँ हो गया। अगर यहाँ दो हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई P2 और क्यू में 1, 3 है तो प्रोबेबिलिटी हो गई P3 और क्यू में 2 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई किस को करोगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलएस आ गया, अभी भी निकाला है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या है, ये भी निकालता हूं। अब तो हम क्यू की बात कर रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड IQ होगा 0 को मल्टीप्लाई किया आपने P1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया आपने P2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया आपने P3 से एंड सो। ये तो टर्म 0 ही हो गया। P2 means रो स्क्वायर P0 प्लस 2 रो क्यूब P0 प्लस एंड सो ऑन। रो स्क्वायर P0 सब में से कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो क्यूब एंड सो ऑन, वापस वही सीरीज, दैट इज रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर और P0 का मान है 1 माइनस रो, दैट इज रो अपॉन रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। दिस इज एक्सपेक्टेड एंड ये आगे भविष्य में भी याद रखना। जरा दोनों रिजल्ट्स को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करो, क्या फर्क पड़ा। जो एक्सपेक्टेड IQ है वो रो टाइम्स है एक्सपेक्टेड LS का,